जी हां, विश्व युद्ध के खतरे के बीच समंदर को लगातार सुलगाने की हो रही है कोशिश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास रिपोर्ट युद्ध के मैदान से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा जंग के बीच लाल सागर में बारूदी बवंडर उठ रहा है। पिछले 2 महीनों से सुलग रहे लाल सागर में जल्द परमाणु सुनामी की आशंका बढ़ गई है। हूती ने पश्चिमी देशों से सीधी जंग का ऐलान क्या किया। अमेरिका ने भी विनाशकारी तैयारी कर ली है। उधर ईरान ने भी लाल सागर में अमेरिकी घेराबंदी कर दी है। बड़ी खबरें आपको बताएंगे और इस घेरेबंदी यानी लाल सागर से महाविध्वंस रण कैसे शुरू होने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबरें हमारे पास, जिसमें एक तरफ हूती और ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो। ब्रिटेन ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में सवाल ये, क्या लाल सागर में विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है? सारी खबरें और विश्लेषण होगा आपके सामने और रणभूमि की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेबनान में इजरायल के हवाई हमले को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों को टारगेट कर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, यह तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को तबाह किया गया है। और वहीं एक और बड़ी खबर है, गाजा जंग से ही जुड़ी। गाजा के दीर अल बलाह में भीषण हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने यहां पर बॉम्ब गिराए हैं। इजरायली हमले में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दीर अल बलाह में जो बड़ा हमला हुआ है, उसका वीडियो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। दीर अल बलाह में गिराए गए हैं बम और इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई। और बड़ी खबर सीरिया से इजरायल पर भीषण हमले को लेकर भी है, जहां हिजबुल्लाह ने 5 रॉकेट दागे हैं। इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और वहीं गाजा युद्ध के बीच लाल सागर में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने लाल सागर में तैनात कर दिया है वॉरशिप। विध्वंसक युद्धपोत अल-बोर्ज समंदर में उतार दिया गया है। लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन की पहले से ही तैनाती है और अब ईरान ने भी अपना विध्वंसक युद्धपोत अल-बोर्ज समंदर में तैनात कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही तैनात हैं। लाल सागर में विध्वंसक युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। गाजा युद्ध के बीच लाल सागर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस तनाव के बीच कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है और जिस युद्धपोत का समीर ने जिक्र किया, उसकी ताकत भी जान लीजिए, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान, जहां लाल सागर से विनाश इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल। जहां बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में अब तनाव बढ़ता जा रहा है और हूती के हमलों के बीच वॉरशिप की तैनाती को लेकर समीर, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, युद्धपोत अल-बोर्ज को समंदर में उतार दिया है ईरान ने। अब इसकी वजह क्या है, ये जानिए। ईरान की हूती विद्रोहियों को बचाने की ये बड़ी कोशिश है। वो हूती विद्रोही जिनके साथ खड़ा नजर आता है ईरान, लाल सागर में अमेरिका के निशाने पर हैं हूती विद्रोही। जी आपने बड़ी बात बताई है कि कैसे लाल सागर में अमेरिका के निशाने पर हूती विद्रोही हैं। इसी आधार पर आगे होगा क्या, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी खबर यहां पर सामने आ चुकी है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं यूएस और ईरान में तनाव बढ़ा तो दुनिया 2 भागों में भी बटेगी और अमेरिका के साथ पश्चिमी देश और नेटो भी होंगे। हालांकि ईरान को रूस और चीन और मुस्लिम देशों से समर्थन भी मिलता रहेगा। समीर, बिल्कुल, तो अमेरिका वर्सेस ईरान, लाल सागर में विनाश की पटकथा लिखी जा रही है, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। समंदर में अल-बोर्ज महाविनाशक विस्फोट का खतरा अब लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इस युद्धपोत की ताकत के बारे में आपको हम विस्तार से बता दें और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। युद्धपोत की ताकत देखिए, 8 नूर एंटी शिप मिसाइलें इस पर तैनात की गई हैं। मार्क 8 गन की तैनाती है इस युद्धपोत पर और इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि इसकी रेंज 9000 किलोमीटर की है। आपने इसकी ताकत बताई, लेकिन जरूरी बातें यहां पर जानना समीर जरूरी है कि कैसे वॉरशिप को अब जाल नाम से जाना जाता है और ये मार्च 1971 में भी ईरानी नेवी में शामिल रहा है। समीर,
जी हाँ, मार्च 1971 में इसे नेवी में शामिल कराया गया था और अब इस युद्धपोत को उतार दिया गया है लाल सागर में। इसके मतलब क्या है, मायने क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन। सबसे पहले चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले ही अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप लाल सागर में मौजूद हैं और अब ईरान की तरफ से इतनी बड़ी तैनाती की गई है, टेंशन बढ़ता हुआ सीधे तौर पर हम देख रहे हैं, क्या हो सकता है? ये एक रिएक्शन है क्योंकि वहाँ पे लाल सागर में इस वक्त हूती विद्रोही जो कमर्शियल और कार्गो शिप्स थे उन पे अटैक कर रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने जो सिंगापुर एक शिप जा रहा था उसके ऊपर अपनी मिसाइलें दागी थीं, उसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने इन हूती विद्रोहियों के अगेंस्ट कार्रवाई की थी। इनकी जो मिसाइल बोट्स थी उनको डुबो दिया था और अब क्योंकि ईरान हूती विद्रोहियों को सपोर्ट करता है और इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक वॉरशिप, उन्होंने काफ़ी पुराना वॉरशिप है लेकिन उसको मॉडर्नाइज किया गया होगा जरूर जी, और उसको अब रेड सी में डाला है। रेड सी में आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बेसिकली दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे एक आइजनहावर एक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का पूरा है और जब एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे फ्लीट होता है तो वो 30-35 बाकी वॉरशिप उसके साथ होते हैं। सारा एयर अगर डिफेंस अमेरिका इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी या कहें अपने सेल्फ डिफेंस में ये तैनाती करता है, शरदेंदु सर ये जरूर समझना चाहूंगी क्योंकि अल्टीमेटली यही ग्लोबल ट्रेड रूट है जिसको अभी तक हुती सिर्फ इजराइल को टारगेट करने के लिए नेविगेट कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली अब सभी इसके टारगेट पर आ गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं यहां पर तो अब दो भागों में बढ़ती ये नजर आ रहे हैं जहां पर अमेरिका अब सीधे तौर पर हुती को टारगेट करने वाला। बिल्कुल आपने ठीक बताया। देखिए, जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में डिप्लॉय है तो उसके मल्टीपर्पज़ होते हैं और वो स्ट्राइक करने में कैपेबल होता है, वो उस इलाके में पूरा एयर डिफेंस दे सकता है और जितने भी मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं हूती द्वारा उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आपकी रीच आगे बढ़ती है और साथ में उस एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जितने कॉमर्शियल शिप हैं उनकी तो सिक्योरिटी हो नहीं सकती, लिहाजा इस तरीके के वॉरशिप जो अमेरिका के हैं, अगर ब्रिटेन के वॉरशिप है, ये उसको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। ये मैरीटाइम इंटरेस्ट की बात है। देखिए, आज की डेट में जो इन्होंने टास्क फोर्स बनाया है जिससे रेड सी को सिक्योर किया जा सके, उसके जो कोस्टल कंट्रीज हैं जो नॉर्थ और साउथ में, उन्होंने इस टास्क फोर्स को नहीं ज्वाइन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। तो अब ये चीजें घूम फिर के अमेरिका और नाटो कंट्री पे आ गई कि ये रेड सी को किस तरीके से सिक्योर किया जाए। क्या आपके एयर स्ट्राइक तो हूती एयर स्ट्राइक का नाम बंद कर देंगे? क्वेश्चन मार्क है। क्या आप ईरान पे स्ट्राइक करेंगे? कहां कहां आप स्ट्राइक करेंगे? लिहाजा इसका सलूशन तो हमास और फिलिस्तीन से ही निकलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, दुखती रग को पकड़ रखा है आज की डेट में हूतीज ने रेड सागर में, और जहां वो स्ट्राइक करते हैं उसकी चौड़ाई बहुत कम है। तकरीबन 30 किलोमीटर के इलाके को अंडर सर्विलेंस रखना या किसी मिसाइल द्वारा अटैक करना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल सही बात है। और अल्बोर्स को जाल के नाम से जाना जाता है। हूती विद्रोही जिनके साथ खड़ा हुआ है ईरान, ये जाल किसके लिए तैयार किया जा रहा है ये आपकी बातों से क्लियर होता है, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए। और हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का हमला हो गया है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की बोट को उड़ा दिया है। हूती विद्रोहियों की बोट पर मिसाइल से अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी युद्धपोत ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया और इसका वीडियो भी इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। हूती विद्रोहियों की ये बोट थी जिसे अमेरिका ने उड़ा दिया। तो अमेरिका और ब्रिटेन को ईरान की चेतावनी को लेकर बड़ी खबर आ गई है, जहां लाल सागर में तनाव बढ़ा रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। और ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है अमेरिकी एक्शन को लेकर, क्योंकि अमेरिकी एक्शन से ही लाल सागर में जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, ईरान का यह बयान सामने आया है कि यह खतरा अब और ज्यादा बढ़ेगा। हम लाल सागर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, ईरान की तरफ से यह बात कही जा रही है।
तो देखिए, ईरान कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं करवाएगा, ये आशंका लगातार बरकरार है। कुछ अहम डिटेल्स आपको बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन को ललकारता नजर आ रहा है ईरान। नासिर कनानी जो कि प्रवक्ता हैं ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से, उनका बहुत महत्वपूर्ण बयान, इसे आप मान सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में अस्थिरता बढ़ाई है। पूरी तरह से अमेरिका और ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है ईरान। अमेरिकी एक्शन से समंदर में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। अमेरिका की कार्रवाई से इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ेगा, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। हालांकि इसमें जरूरी बात समीर ये समझना जरूरी है कि लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों की तैनाती बड़े संकेत दे रही है, और हुती विद्रोहियों को निशाना जिस तरीके से अमेरिका बना रहा है, उसी के आधार पर ईरान ये बड़ी चेतावनी और बड़ा बयान दे रहा है। हालांकि हुती पर एक्शन के लिए यमन पर भी हमले की आशंका है, और अमेरिकी एक्शन से क्या ईरान डर गया है? चतुर्वेदी, यही एक सबसे बड़ा, चतुर्वेदी सर, यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है। ये चिंताजनक है और गंभीर इश्यू है, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो नेवल पावर है, ब्रिटेन की जो नेवल पावर है इस एरिया में डिप्लॉयड है, वर्सेस हुती जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ईरान जो कि कोई बहुत बड़ी नेवल पावर नहीं है, लेकिन यस, चेतावनी और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अपने जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज रेड सी से एक ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्गो शिपिंग यहाँ से गुजरता है, पूरे विश्व का पर प्रभाव डालेगा। यहाँ से ऑयल का, बाकी रिसोर्सेज यहाँ से शिप्स जाते हैं, उस सब चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूर सावधानी बरतनी है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, और ये देखना होगा कि किसी भी प्रकार से कोई ईरानियन शिप या हुती कोई किसी का नुकसान नहीं कर सके। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ईरान समझता है कि एक वॉरशिप वहाँ भेजने से वो बहुत बड़ा उनको मुकाबला कर लेगा, ये बिल्कुल भ्रम में है। ये एक लावेबल चीज़ है। एक फ्लीट वहाँ पर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ब्रिटेन की नेवी के तमाम शिप्स हैं वहाँ पर, वर्सेस हुती के कुछ मिसाइल बोट्स वहाँ पे और एक वॉरशिप वहाँ पे। ये एक अनइवन वॉर है। जो अमेरिका चाहेगा वो होगा इस एरिया में, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है कि जो अमेरिका चाहेगा वही होगा इस क्षेत्र में। इस बीच देखिए, हुती पर एक्शन के लिए ब्रिटेन भी तैयार नजर आ रहा है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शॉप्स का दावा, हुती विद्रोहियों पर हमला करेगा ब्रिटेन। लाल सागर में हालात गंभीर हैं, ये कहा है ग्रांट ने। हुती के हमलों से ब्रिटेन पर भी इसका असर पड़ेगा, ये माना गया है ब्रिटेन की तरफ से। हालांकि हुती पर बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका है। ये तैयारी आखिर है कैसी, इस बारे में और डिटेल आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले लाल सागर में अमेरिका ने जो तैनाती बढ़ा दी है, अमेरिका ने विध्वंसक हथियारों को तैनात कर दिया है। हुती पर विनाशकारी मिसाइलों से हमले की इस तैयारी के बाद जानना और समझना जरूरी है कि इस हालात को देखते हुए क्या बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर, तो देखिए, हुती विद्रोहियों का खात्मा अब तय लग रहा है। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि हुती के खात्मे के लिए अमेरिका ने बहुत ताकतवर रणनीति बनाई है। अमेरिका की तैयारी क्या है? लाल सागर में विनाशक हथियार तैनात किए गए हैं। SM-6 आर्ले, इसकी तैनाती की गई है। बर क्लास गाइडेड ये मिसाइल है। इसके अलावा स्पैरो मिसाइल की तैनाती कर दी गई है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो सीधे सीधे अब ब्रिगेडियर शरदेंदु, हम देख रहे हैं कि अमेरिका वर्सेस ईरान होता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिटेन भी पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, ईरान के खिलाफ है। लेकिन ईरान का विदेश मंत्रालय जो कह रहा है कि भाई यहां पर टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें अलबोर्ड्स की तैनाती करनी पड़ रही है। टेंशन सारी बढ़ाई किसने है? हुती विद्रोहियों ने, और उनके साथ खड़ा हुआ है ईरान। बिल्कुल आपने सही बोला। ईरान देखिए एक अलग तरीके की भूमिका निभा रहा है। वो डायरेक्ट युद्ध में ना इन्वॉल्व होकर प्रॉक्सी कर रहा है। उसने हिजबुल्लाह को हथियार दे रखे हैं, उसने हुतीस को हथियार दे रखे हैं, और जब उसको आशंका होती कि कहीं वो डायरेक्ट इस बैटल में ना इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक स्टेप पीछे ले लेता है। इसी के तहत उसने देखिए अपना जंगी बेड़ा रेड सी में डिप्लॉय किया, और साथ में कहता है कि डिफेंस करेंगे।
मकसद ये है कि इसको वो प्रॉक्सी देना चाह रहा है। हुतीस के जो हथियारों का जो जिस तरीके से मिसाइल फायर कर रहे हैं उसको एक एयर डिफेंस कवर देना चाहता है, और जैसे कि अगर अमेरिका के जो मिसाइल हुतीस पे लॉन्च किए जा रहे हैं कुछ हद तक उसको नेस्तनाबूद किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके, और साथ में एक अपना स्टैंड देना है कि हम हुतीस के साथ खड़े हैं। और हुतीस को ये समझना चाहिए कि देखिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर फोर्सेस की तरह हुई है। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने कॉमर्शियल व्हीकल को अगवा किया था, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से एयरक्राफ्ट से आए, हेलीकॉप्टर लैंड कर उस शिप को अगवा कर लिया। तो ये कहना कि वो पूरी तरीके से आतंकवादी संगठन है वो सच है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग बहुत मुकम्मल है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। तो लिहाजा अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक हुतीस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कितने एयर स्ट्राइक कर सकता है, क्या वो सीज कर पाएगा। आने वाले दिनों में इस स्थिति को देखते हुए तो सीबोन अटैक का खतरा बढ़ जाएगा ना। इसीलिए आज के इस हालात में अमेरिका की ये तैयारी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां आप सभी चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका हुती को टारगेट कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, हालांकि एक और वॉर फ्रंट से खबर है जहां यूक्रेन की अवदिव्का में आर पार की जंग के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़े हमले को अंजाम दिया है और यूक्रेन के हमले में रूसी बीएमपी तबाह हो चुका है। तो अब रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूक्रेन की अवदिव्का पर आर पार की जंग और यूक्रेन ने रूसी सेना पर अब बड़े हमले को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है खेरसोन से। खेरसोन में जारी जंग के बीच यूक्रेनी सेना का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के T-64 BB टैंक का प्रशिक्षण हो रहा है। पानी की बाधा को पार करने की दी जा रही है ट्रेनिंग। कैसे, देखिए। और हुती की विनाशकारी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, जहां तेल अवीव पर मिसाइल हमला हुती करेगा। हुती के पूर्व प्रवक्ता अली अल बुखैती ने आशंका जताई है हुती को मिल सकती है लंबी दूरी की मिसाइल। हुती के निशाने पर पूरा इजराइल होगा। तो ये दरअसल बहुत बड़ी खबर है। हूती विद्रोही बहुत विनाशकारी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर हुआ है खुलासा। है क्या ये खुलासा, देखिए। तेल अवीव पर मिसाइल हमले की तैयारी में है हूती। लंबी दूरी की मिसाइल हासिल करने की तैयारी हो रही है, इस जुगत में लगे हुए हैं हूती। लाल सागर में हमलों से हूती के हौसले दरअसल बढ़े हैं। मुस्लिम देशों और अरब वर्ल्ड में हूती की लोकप्रियता बढ़ी है। अली अल बुखैती पूर्व प्रवक्ता हैं हूती के, उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। ये कौन है, इनके बारे में आपको बता दें। हूती का प्रवक्ता रह चुका है ये शख्स, इस वक्त ब्रिटेन में रह रहा है। यमन के पूर्व राष्ट्रपति सालेह का इसे करीबी माना जाता है। तो चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप हूती विद्रोहियों की भूमिका को आज की तारीख में आंक रहे हैं, ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि इजराइल को भी गाजा में जंग का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तेल अवीव जैसे शहरों पर भी अब हमले हो रहे हैं, नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें हासिल कर ली और इजराइल के तमाम शहरों को निशाना बनाने लगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समीर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। हूती विद्रोहियों का एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी के लिए भी काफ़ी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं। ये कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं है। ये कोई एक इस तरह का एक्ट जरूर कर सकते हैं जिससे कि एकदम कुछ समय के लिए किसी को एक ऐसा लगे कि बहुत हमको हादसा हुआ है, बहुत हमको नुकसान हुआ है। अगर ये देखा जाए आज हूती को आप देखिए विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ऑल्सो, अगर वो उनके प्रवक्ता कहते हैं कि बड़ा उनको मनोबल बढ़ा है हूती का और सब लोग मुस्लिम देश उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये गलत है। सऊदी अरेबिया हूती का विरोध करता है। अब ये सब विद इन द मुस्लिम कंट्रीज हूती को समर्थन नहीं प्राप्त है। और हूती केवल एक इस तरह की एक मैं कह सकता हूँ कि सिचुएशन कर सकते हैं जिससे कि कुछ समय के लिए किसी भी वेल ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस को थोड़ा
सदमा लग सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। लेकिन सर उनकी तरफ से यह भी दलील दी जाती है ना कि भाई गाजा में 20,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली इजराइल ने हमले पर हमले करके, अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है? हम भी अपने सारे पत्ते खोल चुके हैं, अब हम भी जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। ये भी तो एक दलील है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने या ब्रिटेन ने या इजराइल ने पूरे पत्ते खोले हैं, वो सही नहीं है। अभी बहुत एस्केलेशन हो सकता है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि लंबी लड़ाई चलेगी और किसी भी हालत में कि रिस्क लगातार यहां पर अब बढ़ता जा रहा है। और गाजा युद्ध के बीच अमेरिका की नई रणनीति को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका भूमध्य सागर से हटाएगा अपने युद्धपोत। आपको बता दें, यूएसएस गेराल्ड को वापस बुलाएगा अमेरिका। गाजा जंग के बाद से भूमध्य सागर में वॉरशिप की तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर है और युद्धपोत को नए वॉर जोन में भेजने की ये बड़ी तैयारी। देखिए, अमेरिका का ऑपरेशन गेराल्ड आखिर है क्या, इसके बारे में आपको बता दें। बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये रही आपके सामने। युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड को वापस बुलाएगा अमेरिका, ये तय किया गया है। भूमध्य सागर में तैनात है ये अमेरिकी वॉरशिप। ये बहुत ताकतवर वॉरशिप है। नए मिशन पर इसे रवाना किया जाएगा, यानी अब इसे एक नए मिशन की जिम्मेदारी दे दी गई है। ऐसे में बड़े सवाल समीर, क्या लाल सागर में यूएसएस गेराल्ड की तैनाती होगी और क्या ईरान और हुती विद्रोहियों के खिलाफ यह बड़ी तैयारी मानी जाए? शरदेंदु सर, आपसे इस पर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले यह जरूरी बात कि अमेरिका ने यूएसएस गेराल्ड की नई तैनाती की जानकारी भी नहीं दी है और यूएस नेवी की तरफ से दावा यह कि फिलहाल अमेरिका लौटेगा यूएसएस गेराल्ड। ओवर टू यू शरदेंदु सर। देखिए, मेरा मानना है कि गेराल्ड की जो वापसी हो रही है, हो सकता है इसको वापस यूएस में बुला के एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो रेड सी में चल रहा है उसके तरफ लॉन्च किया जा सके, लेकिन इसके ऑप्शन मल्टीपल हैं। ये इंडो पैसिफिक रीजन में भी आ सकता है, ये हो सकता है रेड सी में डिप्लॉय किया जाए। आज की डेट में जो डिसीजन सीकर है, जिससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है, वो रेड सी का इलाका है, लिहाजा वहाँ पे इसके डिप्लॉयमेंट की ज़्यादा आशंका बनती है। और क्यों विड्रॉ किया जा रहा, मेरा मानना है कि देखिए, कोस्ट लाइन जो गाजा पट्टी की है वो पूरी तरीके से सिक्योर कर लिया है आईडीएफ ने। अब वहां से वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का रसद हमास के पास पहुंच रहा, और जो आईडीएफ की फोर्सेस है वो पूरे कंट्रोल में हैं, जो उनका कोस्टल इलाका है, क्योंकि उन्होंने कोस्टल इलाके की सारी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी हैं, जो उनके हथियारों का जखीरा था उसको खत्म कर दिया है, कम्युनिकेशन सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो पर्पस था मेडिटेरियन सी में उसको डिप्लॉय करके पूरा सीज करने का गाजा का, वो पूरा पर्पस अचीव होता है। अब वो विड्रॉ किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्पेसिफिक ऑपरेशन के तहत हो सकता है वो लाल सागर की तरफ प्रस्थान करे, वहां डिप्लॉय हो, क्योंकि आज की डेट में डिसीजन रेड सी में देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड है। कमर्शियल वेसल वहां से पास नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी कमर्शियल कंपनीज ने वहां पे ऑपरेट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा इलाका आवाजाही में बाधित है। और ये देखिए, जब वो गेराल्ड वहां डिप्लॉय होता है तो गल्फ ऑफ एडन, चाहे गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी एंड द रेड सी, इन सारे इलाकों को अपने गिरफ्त में ले लेगा और वहां पे एक सिक्योरिटी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो कमर्शियल है वेसल वो जा सके, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से घूम के जा रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी के दांत तिगने हो गए, तो ये पूरा ऑपरेशन एक गाजा युद्ध पर इजरायली सेना का एक बड़ा दावा सामने आया है। गाजा में अलग अलग तरीके से जारी रहेगी जंग, ये बता दिया गया है। दक्षिणी कमांड के चीफ यारोन फिंकलमैन का ये दावा सामने आया है। हमास पर अभी हम और भीषण हमला करेंगे, ये कहा गया है। इस दावे के तहत बड़ी खबर यह है, जिसमें यह साफ हो चुका है कि आईडीएफ बड़े दावे कर रहा है, यह कहते हुए कि गाजा में युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और गाजा में अलग अलग रूप में यह लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि हमास के खात्मे के लिए रणनीति भी जरूर बदली जा रही है बार बार, और उत्तरी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन जो बची हुई है उसको लेकर फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में जरूरी बात और बड़े सवाल भी यही है कि ये यारोन वो हैं जिन्होंने दराज और तूफाह का दौरा भी किया और हमास कमांडर आदिल मिस्साह की हत्या को लेकर भी अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में चतुर्वेदी सर, ये जंग हमास के खात्मे तक जारी रहेगी, ये बयान तो बार बार रिपीट कर दिया जाता है, लेकिन क्या ये इस बीच वॉर मैसेजिंग की जा रही है कि हमारी बदलती रणनीति का ये हिस्सा है कि हम पूरी तरीके से अब डोमिनेट कर चुके हैं और खात्मे तक ये सब जारी रहेगा? सुरभि बिल्कुल सही कहा, ये एक रणनीति के तहत है, मैसेजिंग भी है, संदेश भी है, बिल्कुल करेक्ट उनको हमास के लिए कि हम आपको बर्बाद करके ही
रेस्ट करेंगे। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि इजराइल एक ऐसी कंट्री है, अपने जो दुश्मन है उसको आसपास भटकने नहीं देगी। वो पूरा अपना जो बॉर्डर्स है, गाजा का जो एरिया है, उसको बिल्कुल सुरक्षित करेगी। हमास के जितने लड़ाके और जितने भी वहाँ पे कमांडर्स हैं, उनका जरूर खात्मा होगा। कुछ लोग अगर कतार में हैं या लेकिन चतुर्वेदी जी, दो तरह की बातें हैं। एक तरफ तो सुरक्षा बढ़ाने के बड़े बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेल अवीव जैसे शहर को गाजा में बैठे हमास के लड़ाके टारगेट करने में सक्षम साबित हो रहे हैं, कामयाब साबित हो रहे हैं। तो ये खतरा एक तरह से और बढ़ता भी नजर आ रहा है इजराइल के लिए। बिल्कुल सही कहा, ये लड़ाई अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, ये लंबी चलेगी। और जब तक एक जो स्टेज 1 में इजराइल के जो बंधक बनाए हुए हैं 128 के करीब, और बाकी भी कुछ और देशों के भी हैं, उन सबको जब तक ये लोग हमास रिहा नहीं करेंगे, ये लड़ाई का पहला स्टेज खत्म नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी दोनों तरफ से मैं समझता हूँ सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हो सकता है, लेकिन जब तक ये बंधक रिहा नहीं होंगे, सॉफ्टनिंग किसी तरह से नहीं होगी और पूरे तौर पे इजराइल हमास के ऊपर हमले करते रहेगा। हकीकत नहीं है कि ऐसे में बंधकों की रिहाई को देखते हुए अब कुछ नहीं किया जा रहा? क्या दोनों तरफ से टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं बंधकों की रिहाई के बारे में एक बात पहले भी मैंने बोला है कि ये बंधकों की रिहाई आपस में बातचीत से ही होगी। पहले जब फेज में बंधकों की रिहाई हुई तो उस समय भी सीज फायर हुआ, बातचीत से ये छूटे हैं। कोई मिलिट्री ऑपरेशन से आप बंधकों को नहीं छुड़वा पाए, पॉइंट नंबर 1। आज की डेट में इजिप्ट ने जो पीस प्रपोजल दिया है, सीज फायर का प्रपोजल दिया है, वो 3 फेजेस में लागू होता है और उसमें एडिक्वेट टाइम हर एक फेज में दिया है। अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा, उससे बंधक भी रिहा होंगे, एक तरीके से सीज फायर की बात होगी जो थोड़ा लंबे समय के लिए होगी, और एक तरीके का स्टेलमेट जो आज की डेट में आ रखा बंधकों को लेके, स्पेशली उनको छुड़वाने की बात ही नहीं हो रही, उसमें एक बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। तो इसमें देखिए इजराइल को भी फायदा है, हमास को भी फायदा और सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैसे आप हमास को पूरा खत्म कर देंगे जबकि आप वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मारे जाएंगे फिर पैदा होंगे, मारे जाएंगे फिर पैदा होंगे। आज की डेट में अगर आपने गाजा पट्टी पे पूरा कब्जा कर भी लिया तो क्या आप हमास को आपने खत्म कर दिया? आप उनकी लीडरशिप बदल सकती, वो मेल्ट अवे कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमास को खत्म करने की बात की जा रही है, रेडिकलाइज सोच को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि वहां पर जो स्थितियां हैं वो इस तरह से हमास के फेवर में बताई जा रही हैं कि जिस भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है उसके बाद हमास का सपोर्ट बेस बढ़ा है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक प्रहार हुआ है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी ठिकानों पर हमले हुए हैं, MLRS से दागे गए हैं गोले। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी ठिकानों पर बोले गए हैं हमले। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। ज़ेपोरिजिया को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, ज़ेपोरिजिया में जो तमाम यूक्रेनी ठिकाने हैं उन पर रूस कैसे धावा बोल रहा है, कैसे गोले दाग रहा है, ये तस्वीरें बताती हैं। और K-52 हेलीकॉप्टर से विध्वंसक प्रहार को लेकर खबर, जहां रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। तो दो अलग अलग वॉर जोन से लगातार अहम खबरें आ रही हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, रूसी सैनिकों ने ड्रोन से यहां पर अटैक किया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन पर बड़ा हमला किस तरह से अंजाम दिया गया, ये आप देखिए। यहां भी हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, रूसी सैनिकों ने ड्रोन के जरिए इस बड़े हमले को अंजाम दिया। और डोनेट्स्क में रूसी फौज की भीषण बमबारी को लेकर खबर आई, जहां हमले में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत हो चुकी है और रूस के हमले से बहुत बड़ी तबाही हुई है। आपको बता दें, बेलगोरोद हमले के बाद रूस का ये बदला है। तबाही का वो मंजर आपके सामने, जहां देखिए जगह जगह लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। और जिस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, रूस के इस हमले से बड़ी तबाही मची है।
और यूक्रेन पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये कहा गया है। यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर रहा है, ये बड़ा आरोप रूस की तरफ से लगाया गया है। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है कि जो बैंड वेपन्स हैं, प्रतिबंधित हथियार हैं, उनका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब से भी हमला कर रहा है। उस खेप में जो सबसे विध्वंसकारी हथियार हैं उनके नाम क्लस्टर बॉम्ब है। और एक क्लस्टर बॉम्ब से एक साथ जिस तरीके से धमाकों को अंजाम दिया जाता है, एक बड़े इलाके में एक ही समय में भारी तबाही मचाई जा सकती है। हालांकि क्लस्टर बॉम्ब जहां पर फटता है वहां दुश्मन का सर्वनाश तो तय है, इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए भी दागा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। इसमें मुख्य बॉम्ब में कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब भी होते हैं जो तबाही लाते हैं और इसमें टाइमर भी लगे होते हैं जिससे एक वक्त में एक साथ टारगेट के पास धमाकों को अंजाम दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि ओस्लो समझौते के तहत ही क्लस्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है और 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन। फिर भी कई देश इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा विध्वंसकारी हथियार जो कि व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब है, जिससे बड़े रिहायशी इलाके पर हमले को अंजाम दिया जा सकता है और इसकी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेज धमाके होते हैं। आसपास का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 7 मिनट तक फास्फोरस बॉम्ब का असर रहता है और इस दौरान लाल रोशनी के बाद जहरीला सफेद धुआं निकलता है। अगर ये बॉम्ब इमारतों, बंकर्स पर फटे तो आग लग जाती है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में फटने से उसकी जद में आए लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, सांस लेने पर फेफड़े जल जाते हैं और करीब 10% शरीर भी जल जाता है। और शरदेंदु सर, ये चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि इस वॉर के दौरान पिछले 2 साल में इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं बल्कि आरोप और दावे किए गए हैं कि कैसे इन प्रतिबंधित केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, आज की डेट में यूक्रेन, मेरा मानना है कि यूक्रेन के पास जिस भी तरीके के एम्यूनिशन है, जिस भी तरीके के हथियार हैं, जो भी बख्तरबंद गाड़ियां, उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वो समय समय पे उनको रीग्रुप करता है और फिर से उनको लॉन्च कर देता है। और जहां तक क्लस्टर बॉम्ब इसलिए प्रतिबंधित है कि वो सिविल इलाके पे नहीं फायर किया जाएगा, क्योंकि जब वो हवा में या जमीन पे फटता है तो उसके जो सब एम्यूनिशन निकलते हैं वो कहाँ गिरेंगे, किसको हताहत करेंगे, उसको कैसे आप ट्रेस आउट करेंगे, इसका पता नहीं लगता। तो इसलिए ये प्रतिबंधित है। जहां तक व्हाइट फास्फोरस का सवाल है, देखिए वो पूरा ऑक्सीजन सक करता है वहां पे और आग में तब्दील करता है। और जो भी उस इलाके में, चाहे वो सिविलियन है, चाहे फौजी है, चाहे आर्मी का इंस्टॉलेशन है, वो तबाह होता है। तो इसमें जो कोलैटरल डैमेज होता है और जो ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु आपका। चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।